हेलो दोस्तों। ऑडिट की एक हम सीरीज़ चला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने दो से तीन चीज़ें हम उन्हें कवर कर ली हैं। तो क्या क्या कवर कर लिए हैं वो मैं एक बार आपको रिकैप करता हूँ। पहली चीज़ तो हमने रिकैप की, पहली चीज़ जो हमने कवर की है वो क्या है, वो है डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट की डेफिनेशन हमने कवर कर ली है, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। दूसरा जो हमने कवर किया था वो था कि इस ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है वो कवर किया था हमने, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो हमने कवर की है, स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट क्या थी वो देखा था हमने, ठीक है। और क्या देखा था, यूज़र्स ऑफ ऑडिट कौन कौन से होते हैं, यूज़र्स ऑफ ऑडिट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हम अब तक देख चुके हैं अपनी वीडियो में, ठीक है। यूज़र्स ऑफ ऑडिट देख चुके हैं, स्कोप ऑफ ऑडिट और ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन। इन सब वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको देखना हो तो उस पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक नंबर 4 टॉपिक क्या है, वो है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट क्या है, क्या है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, ठीक है। क्या होती है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, ये आज हम देखेंगे, ठीक है। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट का मतलब होता है कि ऑडिटर की क्या क्या सीमाएं हैं, मतलब ऑडिटर चाह कर भी क्या चीज़ कर सकता है और क्या चीज़ नहीं कर सकता है, उसको कहते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन। मतलब क्या क्या चीज़ उसकी सीमाएं हैं, ठीक है वो। और आपने एक चीज़ सुना होगा कि एश्योरेंस, एश्योरेंस जो होता है वो क्या होता, एश्योरेंस ऑडिटर जो होता है एब्सोल्यूट और एश्योरेंस नहीं देता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता है। क्या देता है वो, अरे यार सॉरी, हाँ जी। आपने मेरे पिछले वीडियो में भी सुना होगा कि ऑडिटर जो होता है वो क्या देता है, रीजनेबल एश्योरेंस। क्या देता है, रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है। रीजनेबल एश्योरेंस देता है वो, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि उसकी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है, कुछ लिमिटेशंस के कारण से वो आपको एब्सोल्यूट इंश्योरेंस सॉरी एश्योरेंस नहीं देता है। वो लिमिटेशन क्या है वो आज हम देखेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे, और उसको कैसे याद रखना है वो भी जान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट टॉपिक हम किस चीज़ पर करने वाले हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, तो उस पर आपको वीडियो के एंड में पता लगेगा लिंक, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, इनहेरेंट लिमिटेशन का मतलब कि क्या क्या ऑडिटर की सीमाएं हैं। मतलब ऑडिट करते समय अगर ऑडिटर हो भी जाती है तो किस का वजह से वो ऑडिट एब्सोल्यूट नहीं रहती है, वो चीज़ हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो देखिए डेफिनेशन एक हम देख लेते हैं, एक छोटा सा है। ये आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही जब इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट का क्वेश्चन आएगा तो ये एग्ज़ाम में ऐसे ही एज इट इज़ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, प्रोसेस ऑफ ऑडिट सफर सर्टेन इनबिल्ट लिमिटेशन। इनबिल्ट लिमिटेशन जो होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। टू ड्यू टू विच ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन अ एब्सोल्यूट एश्योरेंस। मतलब ऑडिटर जिसकी वजह से एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, एब्सोल्यूट मतलब पूरी पूरी एश्योरेंस दे सकता है कि हाँ जो मैंने चीज़ देखी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम, फ्री किससे होता है, जो कि हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था। ऑब्जेक्टिव क्या थे कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑडिटर क्या करता है कि रीजनेबल एश्योरेंस लेता है किस चीज़ की कि वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर, यही ऑब्जेक्टिव होता है। और ये ऑब्जेक्टिव किस कारण से एब्सोल्यूट नहीं वो ऑडिटर कर सकता, वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आप जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिस कारण से ऑडिटर नहीं देख सकता है, क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाता है, और इसको हम इनहेरेंट लिमिटेशन कहते हैं। चलिए जी देखते हैं। देखिए फंडामेंटल लिमिटेशन अराइज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर। फॉलोइंग फैक्टर में कौन कौन से आते हैं, पहला पहला जो फैक्टर आता है वो क्या है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्या मतलब होता है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है कि जब मैनेजमेंट मैनेजमेंट जो होती है वो क्या करती है कि एक मैनेजमेंट है, ये मान लो एक मैनेजमेंट है, ठीक है। एक सेकेंड, ये है एक मैनेजमेंट है, ठीक है। मैनेजमेंट है, ठीक है। और ये ऑडिटर है,
अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? मैनेजमेंट बनाती है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये याद रखना हमेशा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? मैनेजमेंट बनाती है। ठीक है, ऑडिट कौन करता है? ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर ऑडिट करता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मैनेजमेंट बनाती है तो वो अपने कुछ वो जजमेंट लेती है कि कौन कौन सी पॉलिसी अप्लाई करनी चाहिए, कौन सी अप्लाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वो क्या करती है? अपना इंटरनल कंट्रोल भी देखती है, इंटरनल कंट्रोल भी अपना बनाती है। सपोज़ कीजिए कि परचेज़ की बिल पेमेंट जब भी होंगे जब स्टैम्प होगा और साइन होगा, किसका? स्टैम्प और साइन किसका होगा? गेट कीपर का और स्टोर कीपर का साइन होगा, तभी मैनेजमेंट, तभी ये अकाउंट्स में जाएगा और अकाउंट्स वाले पेमेंट करेंगे। ठीक है, अकाउंट्स वाले क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। बिल में जब साइन होगा, साइन एंड स्टैम्प दोनों होगा, ठीक है, तभी पेमेंट करने वाले अकाउंट डिपार्टमेंट से पेमेंट वेंडर को जाएगी। ठीक है, ये उन्होंने सोच लिया कि हाँ भाई इस हिसाब से हमारा चलेगा, इंटरनल कंट्रोल उन्होंने बना दिया कि इस हिसाब से जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है? स्टोर कीपर और अकाउंट्स दोनों आपस में मिल गया कि हाँ भाई तुम मुझे वो भेजो स्टैम्प और वो करके, गुड्स आए ना आए मैं पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ? यहाँ से चला गया, यहाँ पेमेंट हो गया। अब ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर तो इनका नेचर देख रहा है भाई कैसे बन रही है, प्रोसीजर देख रहा है। ठीक है, उसको एक बुक्स के अकॉर्डिंग देखेगा तो उसको ये कभी फील नहीं होगा कि हाँ ये चीज़ फ्रॉड में आ रही है, तो इस वजह से वो क्या करेगा? इसको जेन्युइन मानेगा। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल इनका सही होने के ना होने के कारण यहाँ पर फ्रॉड हो सकता है। तो पहला रीज़न तो यही है कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, किस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बन रही है, तो उस पर भी अप्लाई होता है। और हो सकता है मैनेजमेंट कोई पॉलिसी अप्लाई कर रही हो, जैसे WDV उसने अप्लाई किया, ठीक है, लेकिन WDV ना अप्लाई होने की जगह वहाँ पर बेस्ट जजमेंट ये होती है कि SLM किसी बिल्डिंग पर लगाए, लेकिन इन्होंने WDV लगा दिया, तो वहाँ पर भी रीजनेबल एश्योरेंस नहीं अप्लाई हो पाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, दूसरा हमारा क्या पॉइंट था? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं कि नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है। अब मान लेते हैं कि ऑडिटर गए ऑडिटर को क्या करना पड़ता है? 1 साल का 1 ईयर का डाटा करना पड़ता है ऑडिट। ठीक है, 1 ईयर का डाटा ऑडिट करने के लिए इनको टाइम चाहिए होता है। टाइम कितना मिलता है? 2 महीना, मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 2 महीने के अंदर इनको ऑडिट करना पड़ता है, क्योंकि मई या जून तक तो बुक्स कंप्लीट होती हैं। ठीक है, और सितंबर तक देना होता है, तो बीच में कितना? जून तक मान लीजिए कि बुक्स कंप्लीट होंगी, तो जुलाई अगस्त सितंबर में देना है, तो 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है। अब इनको कहा था 2 से 3 महीने में ऑडिट कंप्लीट कर लो। ठीक है, अब ये एक का नहीं, सारी कंपनियों का यही हाल है, और कुछ कंपनियां तो लास्ट में के 1 महीने में भी देती हैं, तो हो सकता है कि वो भी हो। ठीक है, अब इन 2 से 3 महीने में कहा जाता है कि आप पूरे 12 महीने का 12 मंथ की ऑडिट कर दीजिए। ठीक है, तो अब ऑडिटर भगवान तो है नहीं कि सब कुछ कर देगा, तो वो क्या करता है कि निकालता है सैम्पलिंग। क्या करेगा? सैम्पलिंग बेस पे काम करेगा। ठीक है, कि सैंपल निकाल दिया कि ठीक है भैया मैंने इतने डाटा निकाल लिया, मान लो 10,000 मान लो आइटम है, तो उसमें से वो कितना करेगा? 200 निकाल लेगा एक पार्टिकुलर चीज़ का। ठीक है, तो वो कर लेगा कि सॉरी थोड़ा सा, हाँ ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड वो हो गई थी, हैंग हो गई थी इस वजह से। ठीक है, तो वो क्या करता है कि बहुत सारे डाटा में से, जैसे इतना बड़ा डाटा है तो इतना डाटा वो चेक करता है। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी है कि इसमें से जब ये सैम्पलिंग कर रहा है तो जिस डाटा में जिस जगह पर फ्रॉड हो, जहाँ फ्रॉड हो वो चीज़ छूट जाए। ठीक है, और अगर इस चीज़ में ये चीज़ छूट जाएगी, फ्रॉड वाली चीज़ें छूट जाएंगी, तो जो एश्योरेंस है, रीजनेबल एश्योरेंस जो देते हैं, जो रीजनेबल एश्योरेंस मिलता है, ठीक है, ऑडिटर को, वो रीजनेबल एश्योरेंस उतना रिलायबल नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरी जो ऑडिट प्रोसीजर का वो है, वो यही कहता है कि हाँ ऑडिट प्रोसीजर जो होता है वो सैम्पलिंग बेस पर होता है, तो इस वजह से ये इतना रिलायबल नहीं होता कि
किस लिए नहीं होता, क्योंकि सैम्पलिंग बेस होता है, पूरा डाटा तो वो होता ही नहीं है, ठीक है, पूरा डाटा नहीं हो सकता, इसलिए रिलायबल रीजनेबल एश्योरेंस ही मिल सकता है। रीजनेबल मतलब 90 to 99%, 90 to 99% सही है, लेकिन उसमें भी उसको चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ एरर आ जाए, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, नेचर ऑफ ऑडिट, नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ऑडिटर जो होता है उसके पास इतनी लिमिटेशन नहीं होती है कि वो इतनी पावर नहीं होती है कि वो क्या कर सके, हाँ, ऑडिटर के पास इतनी पावर नहीं होती, सॉरी, ऑडिटर के पास इतना, ऑडिटर जो होता है वो क्या होता है एक नॉर्मल बंदा होता है, वो किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, वो खाली क्या देखता है कि डॉक्यूमेंट है, उसको लगता है अगर कि सही है, अगर ऑडिटर को लगता है, जैसे ये चेक आया, सॉरी, जैसे ये एक चेक आया, ये चेक लगा, ठीक है। अब इसको लगा कि हाँ ये चीज़ आइटम चेक जो है वो सही है, ठीक है, चेक जो है सही है, तो ऑडिटर आगे बढ़ जाएगा। या फिर ये लगा कंफर्मेशन लिया, वेंडर से कंफर्मेशन लिया, ठीक है। अब कंफर्मेशन में वेंडर ने बोल दिया कि हाँ सब चीज़ ठीक है, तो वो मान जाएगा कि ठीक है। हो सकता है पहले उसकी वेंडर की ऑनर से बात हो कि उसने कुछ सेटिंग करा, क्योंकि हाँ जी ऑडिटर का कॉल आएगा, आप ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन दे देना, तो उस चीज़ का उसको कोई भी आइडिया नहीं होता है, तो इसलिए, और वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करता भी नहीं है, ठीक है। उसको अगर डॉक्यूमेंट मिल रहा है और उसको लग रहा है कि रीजनेबल है, जस्टिफिएबल है, तो वो मान लेता है। अगर उसको रीजनेबल नहीं लगता है तो वो क्या करेगा कि आगे फर्दर प्रोसीजर बढ़ा देगा। अगर उसको नहीं लगता है, तो अगर उसको कुछ लगता है तो अपना प्रोसीजर बढ़ा सकता है, लेकिन अगर नहीं लगा, वही जजमेंट पे है, ऑडिटर की जजमेंट पे है कि अगर उसको लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो फिर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑडिटर जो है किसी भी चीज़ में एक क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने एज़ पर ऑडिट के वो जो होते हैं प्रोसीजर, उसको फॉलो करता है और उसके हिसाब से आगे बढ़ जाता है। वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता है कि हाँ क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, ठीक है। तो वो उस चीज़ में आगे बढ़ जाता है। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, टाइमलीनेस, ठीक है। ऑडिट जो होती है हमारी, वो होती है, जो ऑडिट होती है, टाइमलाइननेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रिलेवेंस ऑफ द ओवर टाइम इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। ऑडिटर जो ऑडिट करता है, ठीक है, वो करता है 1 साल बाद, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 2 साल बाद भी ऑडिट होती है चीज़ों की, ठीक है। जब ऑडिट 2 साल बाद होती है तो फिर उस जो भी ऑडिट वो ऑडिटर करता है, ठीक है, जो भी ऑडिटर कर रहा है, तो उसकी रिलेवेंस उतनी नहीं रहती। मान लो कोई चीज़ प्रेजेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी चीज़ की, तो जरूर, मान लो कोई चीज़ है जो प्रेजेंट में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि हाँ भाई, अगर ये ऑडिटर, अगर कोई चीज़ फ्रॉड पकड़ लिया, मान लो फ्रॉड है कहीं पे, ठीक है, आज की डेट में हुआ, 4/2023 में हुआ, 1/4/2023 में फ्रॉड हुआ, और ये पकड़ में आ रहा है 2025 में, ठीक है। और जिसने किया, मान लो रामलाल ने किया, रामलाल ने फ्रॉड किया, और वो फिर क्या हुआ, चला गया कंपनी से, ठीक है, कंपनी से चला गया, लीव कर गया, ठीक है, चला गया है कंपनी से। अब ये बात जब तक 2025 में जब ऑडिट हुई, तो ये बात सामने आई कि हाँ 2 साल पहले एक बंदा था रामलाल, उसने किया था 5 करोड़ का फ्रॉड, ठीक है। अगर ये 5 करोड़ का फ्रॉड 2025 में पता लगा, जब ये एम्प्लॉय जा चुका है, तो कोई फ़ायदा है? तब तक तो फिर तो मेंबर बोलेंगे अब तो वो चला गया, और उसको कहाँ ढूंढेंगे, है ना। हो सकता है कि चला गया, चलो चला गया हो तो मान लो ढूंढ भी लेंगे, अगर उसकी डेथ ही होगी तो क्या करोगे, तो कुछ कर नहीं सकते ना। तो इस टाइम पे 2025 में जो भी इंफॉर्मेशन है उसका तो रिलेवेंस ख़त्म हो गया, ठीक है, उसका रिलेवेंस ख़त्म हो गया। तो वही है कि ऑडिट जो होती है वो 1-2 साल बाद होती है, और अगर और कई इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जाती है जो ऑब्सोल्यूट हो जाता है, मतलब टाइम के साथ खत्म, उसकी इन्फॉर्मेशन उसका कोई महत्व नहीं रहता एक तरीके से, कि हाँ ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है, ये कोई नहीं सोचता है, ठीक है। तो उसका एक इम्पोर्टेंस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है।
अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा वो देखते हैं, सॉरी पांचवा पॉइंट जो और लास्ट पॉइंट जो है वो है हमारा कि इनहेरेंट सॉरी फ्यूचर इवेंट। ठीक है, फ्यूचर इवेंट का क्या मतलब होता है? हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट फाइनेंस, एक सेकेंड, स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंस हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन होता है, मतलब ये है कि ये हिस्ट्री के इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। ठीक है, फ्यूचर की में क्या होने वाला है उसके बारे में ऑडिट नहीं बताता। ठीक है, अब आप कहो जैसे बीच में कंपनी ने पॉलीथीन बैन कर दिया था। ठीक है, बीच में क्या किया था कंपनी ने? पॉलीथीन बैन कर दिया था। सपोज करो 2016 में कंपनी का ऑडिट हुई। ठीक है, कहा गया कि कंपनी की सब कुछ अच्छी है, कंपनी बहुत बढ़िया चलेगी, बहुत दूर तक जाएगी, बहुत अच्छा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। 2017 में क्या हुआ? पॉलीथीन बैन हो गया। तो पॉलीथीन बैन होने की वजह से कंपनी हो गई बंद। क्या हो गई? बंद हो गई। ठीक है, जब कंपनी बंद हो गई तो ये जो फ्यूचर में जो चीज़ें हुई हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है 2016 में ही ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस बन रहे होंगे जिससे ये रियलाइज़ हो गया होगा कि हाँ ये बंद होने वाला है, लेकिन ऑडिटिंग जो होती है वो फ्यूचर इवेंट पे होती नहीं है, वो होती है किस पे? पास्ट पे। ठीक है, पास्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे। तो पास्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे जब ऑडिटिंग होती है तो फ्यूचर से इसका कुछ लेना देना होता नहीं है। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है कि ऑडिटिंग जो होती है वो हमेशा फ्यूचर इवेंट पे होती है, पास्ट पे नहीं होती है। ठीक है, तो ये हैं हमारे 5 छोटे छोटे पॉइंट, मगर मोटे पॉइंट, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आते ज़रूर हैं, तो इसको देखना, समझना और जानने की पूरी कोशिश करना। ठीक है, 5 पॉइंट कौन से हैं? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन, audit is not an investigation, timeliness of financial reporting and decrease in relevance information over time, मतलब टाइम के साथ साथ इन्फॉर्मेशन का कोई उतनी वैल्यू होती नहीं है, और फ्यूचर इवेंट पे कोई काम होता नहीं है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इससे निकालो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, FR फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया। और एक सेकेंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गई। ठीक है, इससे क्या निकल गया? इन्वेस्टिगेशन हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? दूसरे से पहला नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नहीं सॉरी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, तीसरा क्या है? तीसरा है आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट देखते हैं हम एक बार और दोबारा से कि क्या क्या है। पहला है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दूसरा ऑडिट प्रोसीजर। तीसरा क्या है? इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन। चौथा क्या है? रिलेवेंस, इससे निकाल दो रिलेवेंस। ठीक है, रिलेवेंस जो होती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वो ओवर टाइम डिक्रीज होती है। और तीसरा क्या है? फ्यूचर इवेंट। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन, चौथा रिलेवेंस, डिक्रीज होता है रिलेवेंस, और पांचवा फ्यूचर इवेंट। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है कि लिमिटेशन ऑफ ऑडिट क्या क्या है। तो ये 5 पॉइंट आप लिख सकते हो कि हाँ ये पॉइंट हैं, और आप अगर बुक से एक बार ज़रूर गो थ्रू करना, और बुक से गो थ्रू करने पे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये है क्या चीज़ और कैसे इसकी डिटेल स्टडी कर सकते हो आप। ठीक है, तो आगे अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या है डाउट, उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने की कीजिएगा। और मेरी